आज हम भारत की इकोनॉमिक स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कितनी बड़ी है और सबसे जरूरी सवाल कि इतनी तरक्की के बावजूद ये चीन जैसे दिग्गज से अब भी पीछे क्यों है। चलिए सीधे एक नंबर से शुरू करते हैं। $4 ट्रिलियन। जी हाँ, ये वो आंकड़ा है जिसे भारत की इकोनॉमी 2025 तक छू सकती है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया में भारत की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति का सबूत है। और इस नंबर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भारत अब दुनिया के इकोनॉमिक हैवीवेट्स के लीग में शामिल हो चुका है। हाल ही में हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया और अब भारत अमेरिका, चीन और जर्मनी के ठीक पीछे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ जीडीपी की नहीं है। भारत की स्टोरी इससे कहीं बड़ी है। हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, 145 करोड़ लोग। और सिर्फ यही नहीं, 1990 से अब तक पर कैपिटा इनकम 4 गुना बढ़ गई है। लोगों की औसत उम्र 58 साल से बढ़कर 72 साल हो गई है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट में एक जबरदस्त छलांग है ना? और अब ये नंबर देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। 13.5 करोड़, जी 135 मिलियन। ये वो लोग हैं जिन्हें 2015 से अब तक गरीबी से बाहर निकाला गया है। और ये सिर्फ पैसों वाली गरीबी नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे पैमानों पर भी। ये वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये सारे नंबर्स हैं तो बहुत इम्प्रेसिव, पर ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं। सवाल ये कि इतनी जबरदस्त ग्रोथ के बाद भी भारत चीन जैसे जायंट से अब तक कैचअप क्यों नहीं कर पाया है। चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बड़ा गैप है, इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है टाइमिंग। चीन ने अपने मार्केट रिफॉर्म्स 1978 में ही शुरू कर दिए थे। वहीं भारत ने बड़े आर्थिक बदलाव, जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, उसकी शुरुआत 1991 में की। मतलब चीन को हमसे 13 साल का हेड स्टार्ट मिल गया। और इस हेड स्टार्ट का नतीजा ये हुआ कि दोनों देशों की इकोनॉमीज अलग अलग रास्तों पर चल पड़ीं। चीन बन गया दुनिया की फैक्ट्री, एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, जहां जीडीपी का 28% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग से आता है। वहीं भारत की इकोनॉमी सर्विसेज सेक्टर पर ज्यादा झुक गई और मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा सिर्फ 14% ही रह गया। अब आते हैं दूसरी वजह पर, और ये वजह है ह्यूमन कैपिटल, यानी अपने लोगों पर किया गया इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। आप देखिए, 2000 के दशक तक ही चीन 90% लिटरेसी रेट तक पहुंच गया था और करीब 100% बच्चे सेकेंडरी स्कूल पूरा कर रहे थे। इसके मुकाबले भारत का लिटरेसी रेट 77% है और सेकेंडरी स्कूल पूरा करने वाले सिर्फ 50% के आसपास हैं। किसी भी मॉडर्न वर्कफोर्स की नींव के लिए ये एक बहुत बड़ा गैप है। और इसी ह्यूमन कैपिटल का एक और जरूरी हिस्सा है वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी। चीन में यह आंकड़ा लगभग 70% है, जबकि भारत में सिर्फ 37%। जरा सोचिए, देश की आधी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पूरी तरह शामिल न हो तो ये हमारी पोटेंशियल ग्रोथ को कितना पीछे खींचता है। और अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी बड़ी वजह की, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़कें, पोर्ट्स, पावर, किसी भी इकोनॉमी की बुनियाद। चीन ने अपने जीडीपी का करीब 9% हिस्सा लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर झोंक दिया। इसी की वजह से उसके एक्सपोर्ट्स ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ी। भारत इस मामले में अभी भी कैचअप कर रहा है। हमारा इन्वेस्टमेंट जीडीपी का करीब 5 से 6% ही रहा है। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैराडॉक्स है। भारत की डेमोक्रेसी ये इनोवेशन को बढ़ावा देती है, जैसे हमारा यूपीआई सिस्टम, जो एक जबरदस्त ग्रासरूट्स इनोवेशन है। लेकिन यही डेमोक्रेसी, जहां फैसले लेने में समय लगता है, कभी-कभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या रिफॉर्म्स की रफ्तार को धीमा कर देती है। ये चीन के टॉप डाउन एफिशिएंट मॉडल से बिल्कुल अलग है। तो ये तो हुई इकोनॉमी की बात, लेकिन इकोनॉमी से हटकर वो कौन सा अगला बड़ा सवाल है जो भारत के फ्यूचर को शेप करेगा? भारत में एक ऐसा सवाल है जो इकोनॉमी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या इसकी जड़ें हमारे प्राचीन इतिहास में हैं, या ये कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की देन है, या फिर ये मॉडर्न पॉलिटिक्स है जो अपने फायदे के लिए आस्था को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है? What's the main reason of religion war between Hindu-Muslim of India? Well, we'll discuss about it in next video.